morning, everybody. I am Dr. Purnima Joshi, Associate Professor Commerce, श्री सत्यसाई कॉलेज फॉर विमेन भोपाल, मध्य प्रदेश। आज हम हेड्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट पार्ट 2 को देखेंगे, समझेंगे। इसके पूर्व हमने इनकम फ्रॉम सैलरी पार्ट 1 को देखा था। पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमारे एसएससी को जो अपने एम्प्लॉयर से अलाउंसेस प्राप्त होते हैं, परक्यूजाइट्स प्राप्त होती हैं, उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से होती है वो हमने सीखा, समझा। आज हम जान पाएंगे कि हमारा जो एसएससी है रिटायरमेंट के पश्चात उसको जो लाभ प्राप्त होते हैं एम्प्लॉयर से वो कितने प्रकार के लाभ हैं और उनकी गणनाएं किस प्रकार से होती है वो हम यहाँ पर जानेंगे। सर्वप्रथम हम देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि जब भी कोई एक एसएससी रिटायर होता है तो ऐसे कितने रिसिप्ट्स ऑफ रिटायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ रिटायरमेंट है, जो बेनिफिट्स है उसको जो उसके एम्प्लॉयर से प्राप्त होने वाले हैं वो हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और उसे हम समझेंगे। वन बाय वन हम उसकी स्टडी करेंगे, उनकी कैलकुलेशंस को भी देखेंगे। हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सर्वप्रथम जब एसएससी रिटायर होता है तो उसको अपने नियोक्ता से ग्रेजुटी प्राप्त होती है। अर्न लीव या अर्जित अवकाश के रूप में उसको कुछ राशि प्राप्त होती है, पेंशन के रूप में उसे कुछ राशि प्राप्त होती है, भविष्य निधि या प्रोविडेंट के फंड के रूप में उसको कोई राशि प्राप्त होती है। यदि उसकी छटनी हो जाए या रिट्रेंचमेंट होता है तब उसके स्वरूप उसको कॉम्पनसेशन के रूप में एक राशि प्राप्त होती है। और यदि वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है या वॉलंटरी रिटायरमेंट अपना करवाता है तब ऐसी स्थिति में भी उसको एक राशि प्राप्त होती है। अब इन सभी कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे एवं इनकी कैलकुलेशंस को जानेंगे कि किस प्रकार इनकी गणनाएं होती हैं। जब हम गणनाएं सीख जाएंगे तब हम अपनी स्किल को डेवलप कर पाएंगे और हम एक टैक्स कंसल्टेंट के रूप में अपनी प्रैक्टिस को भी शुरू कर सकते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल ग्रेजुटी, हाउ वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अर्न लीव, हाउ वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल पेंशन, अमाउंट ऑफ टैक्सेबल प्रोविडेंट फंड, अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड इन केस ऑफ वीआरएस। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि हम ग्रेजुटी के बारे में बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज ग्रेजुटी, व्हाट एक्चुअली ग्रेजुटी इज। हम ग्रेजुटी के अर्थ को समझेंगे। हम इसमें एक एग्जांपल के माध्यम से ग्रेजुटी का अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक वेटर होता है, उसको हम टिप प्रदान करते हैं। टिप फॉर अ वेटर इज जस्ट ग्रेजुटी टू एन एम्प्लॉय, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी में ग्रेजुटी की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। टैक्सेबल ग्रेजुटी की अगर हम कैलकुलेशन सीखेंगे तो साथ ही साथ हम टैक्स फ्री अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम हमें टैक्स फ्री ही अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है, इसके पश्चात हम टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी को कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखेंगे ग्रेजुटी के केस में हम अपने एसएससी को दो केस में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि हमारा कर्मचारी जिसने सेवानिवृत्ति जिसकी हो चुकी है, जो सेवानिवृत्त हो चुका है, यदि वह सरकारी कर्मचारी है तो ऐसी स्थिति में ग्रेजुटी जो होगी उसके लिए पूर्णतः करमुक्त होगी। ठीक है, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, जो गैर सरकारी कर्मचारी होगा, अशासकीय कर्मचारी होगा, तो इसको हम ग्रेजुटी को दो कैटेगरीज में फिर से डिवाइड करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ग्रेजुटी के केस में हमें अपने एसएससी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। सर्वप्रथम अगर हमारा एसएससी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ग्रेजुटी जो भी वो प्राप्त करेगा आफ्टर रिटायरमेंट दैट विल बी फुली एग्जेम्प्टेड। एंड इफ ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि वह गैर सरकारी कर्मचारी है, अशासकीय कर्मचारी है और वह अपने एम्प्लॉयर से ग्रेजुटी की राशि प्राप्त करता है, तब ऐसी स्थिति में अगेन ग्रेजुटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो पहला पार्ट है दैट इज ग्रेजुटी वेयर द पेमेंट एक्ट 1972 इज एप्लीकेबल एंड सेकेंड वन इज वेयर दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। फिर से समझते हैं, जो ग्रेजुटी है वो सरकारी कर्मचारी के लिए पूर्णतः करमुक्त होती है और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसके लिए पार्टली टैक्सेबल है। अब हम नॉन गवर्नमेंट के केस में देखेंगे तो हमें फिर से दो पार्ट्स में ग्रेजुटी को डिवाइड करना होगा। पहला होगा कि जहां पर ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 1972 एप्लीकेबल है तो उस स्थिति में ग्रेजुटी की कर योग्य राशि या करमुक्त राशि क्या होगी उसकी गणना हम सीखेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट इज, अगर हमारा एसएससी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जहां वह काम करता है वहां पर ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 1972 एप्लीकेबल नहीं है, तब ऐसी दशा में जो भी वो ग्रेजुटी की राशि प्राप्त करेगा तो उसकी करयोग्य या करमुक्त राशि को कैलकुलेट करने की गणना क्या होगी वो हम सीख पाएंगे। अगले स्लाइड में हम देख रहे हैं कि अगर हमारा एसएससी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वह ऐसी संस्था में काम करता है जहां पर ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 1972 एप्लीकेबल है, तब ऐसी स्थिति में
ग्रेजुटी की कर योग्य राशि की गणना हम किस प्रकार करेंगे ये मैंने आपको स्लाइड में दर्शाया है। यहां पर हम सर्वप्रथम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेजुटी, फिर हम लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर, किस असेसमेंट ईयर के लिए आप इस टैक्सेबल ग्रेजुटी की गणना कर रहे हो जहां पर ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 1972 एप्लीकेबल है। तब हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स, 2 कॉलम्स ऑफ अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट होगा। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी रिसीव्ड, वो हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे। जो भी आपको सेवानिवृत्ति के पश्चात आपके एम्प्लॉयर से या नियोक्ता से ग्रेजुटी की राशि प्राप्त हुई है वो हम सर्वप्रथम सेकंड कॉलम में लिख देंगे, राइट। इसके बाद 3 डिडक्शंस होंगी। 3 डिडक्शंस में जो सबसे कम डिडक्शन होगी, सबसे कम राशि जिस डिडक्शन की होगी वह करमुक्त राशि ग्रेजुटी की हो जाएगी और उसको हम सेकंड कॉलम में लेकर आ जाएंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिसीट और जो सबसे लीस्ट अमाउंट था डिडक्शन का वो डिडक्ट कर देंगे। तो इन दिस वे हमारे पास टैक्सेबल ग्रेजुटी का अमाउंट आ जाएगा। फिर से हम इस फॉर्मूले को देखते हैं। अब हम टैक्सेबल ग्रेजुटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आपके सामने फॉर्मेट है फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। अब इस फॉर्मेट का स्वरूप क्या होगा, तो हम इसमें 3 कॉलम्स बनाएंगे। सर्वप्रथम हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे और 2 कॉलम्स हम अमाउंट के बना लेंगे। जो हमारा सेकेंड कॉलम होगा अमाउंट का, दैट इज अवर फाइनल कॉलम, और जो हमारा फर्स्ट कॉलम है अमाउंट का, उसमें हमारी कैलकुलेशंस है। हम कंपैरिजन के लिए उस कॉलम को हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो भी आपको ग्रेजुटी की राशि प्राप्त होगी अपने नियोक्ता से वो हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे। डिडक्शन के 3 पॉइंट्स लेंगे। इसमें पहला पॉइंट हम क्या लेंगे, अगेन ग्रेजुटी जो एक्चुअल अमाउंट आपने रिसीव किया है उसी को लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे नोटिफाइड लिमिट। ये जो नोटिफाइड लिमिट है या अधिसूचित राशि है ये अपन चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज दिस अमाउंट एक्चुअली, राइट। ये हमें दी गई है तो ये हमें ध्यान रखनी होगी, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, अपने मन से नहीं लिख सकते। जो उन्होंने प्रोवाइड की हुई है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वही नोटिफाइड अमाउंट हम यहाँ पर शो करेंगे एंड दैट इज 20 लाख रुपीज। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, इसको भूलना नहीं है। एंड देन फिर थर्ड पॉइंट हम ले लेंगे 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि जो 3 पॉइंट से डिडक्शन के, पहला एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी रिसीव्ड और नोटिफाइड लिमिट 20 लाख रुपीस और 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इन तीनों में हम कंपैरिजन करेंगे और जो राशि सबसे कम होगी उसको हम सेकंड कॉलम में लेके आएंगे। तो जो भी राशि कम होगी जिसको हम सेकंड कॉलम में लेकर आएंगे दैट विल बी द एग्जेम्प्टेड और टैक्स फ्री अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। अब आप देखोगे सेकंड कॉलम में सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। सो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी में से हम टैक्स फ्री अमाउंट को जब डिडक्ट कर देंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज नोन एज टैक्सेबल ग्रेजुटी इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय if the gratuity payment act 1972 is applicable in that organization. Okay, now अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि इसमें आपने वर्किंग देखी होगी, प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा होगा। हम देखेंगे कि 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। आप फिर से जाइए, ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 72, इसमें आप सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो है 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, हम इसकी गणना कैसे करेंगे। और इसमें हमें एक और बात ध्यान में रखना पड़ेगी कि जो 15 डेज सैलरी है उसमें सैलरी फॉर ग्रेजुटी क्या होगा वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इसमें हम देखेंगे कि जो भी आपकी लास्ट मंथ सैलरी ड्रॉ अप करते हो, जो भी सेवानिवृत्ति के पहले वाले माह की जो सैलरी होगी वो वाला अमाउंट ले लेंगे, इंटू 15/26 हमें लेना है और इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आपको लेना है। अब यहां पर क्वेश्चन राइज होगा कि लास्ट मंथ सैलरी में आप किन चीजों को शामिल करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रीवियस स्लाइड में कि मैंने लिखा हुआ है सैलरी फॉर ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट, उसमें हमें बेसिक सैलरी लेना है, डीए लेना है, चाहे वो प्लेन हो चाहे अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। आपको ध्यान में रखना है इफ डीए इज देयर वेदर इट इज अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉट, हमें किसी भी प्रकार का डीए यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो डीए हम लेंगे, बेसिक सैलरी लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे एंड वॉट एवर अमाउंट इज देयर, ठीक है, दैट इज वो अमाउंट होगा सैलरी फॉर ग्रेजुटी, राइट। अब आता है 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। लास्ट मंथ सैलरी, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया किन चीजों को शामिल करेंगे, बेसिक सैलरी लेंगे लास्ट महीने आखिरी माह की, एवं साथ ही साथ इसमें हम ले लेंगे डीए, चाहे वो सेवा की शर्तों के अधीन हो या न हो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर वो हम लिखेंगे लास्ट मंथ सैलरी वाले पॉइंट पे, इंटू 15/26 लेंगे इंटू ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब इसको फिर से समझते हैं। सपोज एसएससी की सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ है, बेसिक सैलरी, तो 10,000 रुपीज आपकी आखिरी माह की सैलरी होगी। डीए उसको मिलता है 50% ऑफ बेसिक सैलरी, सो 5,000 रुपीज ले लेंगे, तो 10 + 5 इज 15,000 रुपीज। 15,000 इंटू 15/26, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, तो 30 में से 15 डेज तो ये हो गया, हमें 15 डेज सैलरी
लेना है, इसलिए अपॉन 26 क्यों लिखा है कि जो 4 संडेज हैं वो हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो 30 - 4 इज 26, तो 15 अपॉन 26 इनटू ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का यहां पर तात्पर्य क्या है कि हमारा एसएससी सपोज 32 ईयर्स के बाद रिटायर हुआ है तो 32 ईयर्स यहां पर आ जाएंगे। एक और पॉइंट यहां पर है कि यदि कोई एसएससी 32 ईयर्स एंड 9 मंथ्स ऐसे रिटायर हुआ है, मतलब 32 साल और 9 माह की सेवाएं देने के पश्चात यदि वो सेवानिवृत्त हुआ है, तब हमें यहां पे ध्यान रखना है कि जहां पर भी ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 1972 एप्लीकेबल है तो हम 6 मंथ्स से ज्यादा अगर उसके माह आ रहे हैं रिटायरमेंट के साथ, एग्जाम्पल 32 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, तो ये जो 9 मंथ्स है इट इज मोर देन 6 मंथ्स, तब ऐसी स्थिति में हम 33 ईयर्स को कंसीडर करेंगे, 1 ईयर मानेंगे, 6 मंथ्स और मोर को क्या मानेंगे, 1 ईयर। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, 32 ईयर्स एंड 9 मंथ्स है तो 33 इसको कैलकुलेशन में लेंगे। अगर सपोज हमारा एसएससी 32 ईयर्स एंड 4 मंथ्स के बाद रिटायर होता है तो हम यहां पर, क्योंकि जो ये 4 मंथ्स है इट इज लेस देन 6 मंथ्स, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 32 ईयर्स ही लेंगे, तब हम मंथ्स को क्या कर देंगे, इग्नोर। क्यों इग्नोर करेंगे, बिकॉज जो 4 मंथ्स है इट इज लेस देन 6 मंथ्स, तो 6 एंड अबव अगर मंथ्स आ रहे होंगे तब हम उसको 1 ईयर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट, राइट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम देख रहे हैं कि हमारा एसएससी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो ऐसी संस्था में काम करता है जहां पर ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 एप्लीकेबल नहीं है। तब ऐसी स्थिति में हम टैक्सेबल ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, तो हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले हमारा वही फॉर्मेट होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेजुएटी। किस असेसमेंट ईयर के लिए हम इसकी कैलकुलेशन करने के लिए जा रहे हैं उसको लिखेंगे, पर्टिकुलर्स एंड 2 कॉलम्स ऑफ अमाउंट को बना लेंगे। अगेन हम यहां पर एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव्ड लिखेंगे, फिर डिडक्शन में 3 पॉइंट्स हमारे रहेंगे, तीनों में कंपैरिजन करेंगे, जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो हम सेकंड कॉलम में लेकर आएंगे। ऊपर वहां पर एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव्ड पहले से लिखा हुआ है, उसमें से हम जो लीस्ट अमाउंट है दैट इज टैक्स फ्री और एग्जेम्प्टेड पार्ट ऑफ ग्रेजुएटी वो हम माइनस कर देंगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी। अब हम लीस्ट पॉइंट को देखेंगे कि कौन से ऐसे 3 पॉइंट्स है जो हमें, जहां पर पेमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है वहां पर उन 3 पॉइंट्स को कंसीडर करना है जो एग्जेम्पशन के या फिर टैक्स फ्री अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी के लिए की कैलकुलेशन के लिए उपयोगी है। नाउ पहला पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव्ड, वो लिख देंगे। अब उसका कंपैरिजन हमें नोटिफाइड लिमिट से करना है, तो नोटिफाइड लिमिट अगेन यहां पर भी कितनी है, 20 लाख, राइट। अब इसके बाद हम फिर से एक और पॉइंट लेंगे, और हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तीनों में से जो भी राशि कम होगी वो बाहर आएगी, राइट। तो यहां पर आपको एक बात कॉमन है एंड दैट इज, अगर ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 72 एप्लीकेबल है या नहीं है, दोनों में ही नोटिफाइड लिमिट 20 लाख है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है अबाउट नोटिफाइड लिमिट, ये ध्यान रखकर चलना है। फिर एक क्वेश्चन यहां पर अराइज होगा कि हाफ मंथ सैलरी में हमें सैलरी का क्या तात्पर्य है। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में जहां पर ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट लागू था वहां पर हमने सैलरी में क्या क्या शामिल किया था, बेसिक सैलरी ली थी और केवल डीए लिए था, चाहे वो डीए अंडर दी टर्म्स हो या नहीं हो, हमने किसी भी प्रकार का डीए यदि हमें क्वेश्चन में दिया है तो वो हमने बेसिक सैलरी के साथ ले लिया था। लेकिन यहां पर पेमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि हम सैलरी में किन 3 चीजों को शामिल करेंगे। तो यहां पर बेसिक सैलरी लेंगे, डीए यहां पर हमें अंडर दी टर्म्स चाहिए, यहां पर प्लेन डीए नहीं चाहिए। ये रिमेंबर दैट कि यहां पर डीए क्या चाहिए, अंडर दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ ही हम प्लस कर देंगे कमीशन ऑन सेल्स। जब हम इन तीनों राशियों को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट सैलरी फॉर ग्रेजुएटी वेयर द ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, नाउ अब इसके बाद आता है कि जो आपके हाफ मंथ सैलरी है इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हाफ मंथ सैलरी। तो हम देखेंगे इसका फॉर्मूला है लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी इंटू 1/2 इंटू ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। पॉइंट यहां पर यह आएगा कि लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे। सपोज मैं जनवरी 1 को रिटायर हुई तो जनवरी 1 को मैं कंसीडर नहीं करूंगी, दिसंबर से मुझे पीछे जाना होगा मार्च तक, तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, देन उसके बाद आपका सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, अप्रैल, मई, अप्रैल, मार्च, यहां तक मुझे जाना होगा। तो ये मेरे लास्ट 10 मंथ्स होंगे मेरे सेवानिवृत्ति के पूर्व के पहले वाले या पहले 10 मंथ्स। तो इन 10 मंथ्स में मुझे जो सैलरी प्राप्त हुई है मैं उसका एवरेज निकालूंगी। तो उसमें मैं क्या क्या शामिल करूंगी, बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म्स एंड कमीशन ऑन सेल्स, इन तीनों को मैं इंटू 10 करूंगी और उसके बाद डिवाइडेड बाय 10 करके एवरेज सैलरी निकालूंगी। तो मेरा पॉइंट क्या है, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी इंटू 1/2, ठीक है, क्योंकि हाफ आपको लेना है यहां पर, इसलिए दैट इज जो टर्म आ रही है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 1/2 इंटू ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, सेवा के संपूर्ण वर्ष।
अब एक और बात है, जहां पर ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है वहां पर हमें मंथ्स को टोटली इग्नोर करना है, चाहे वो 6 से ज्यादा मंथ्स हो चाहे 6 से कम हो। सपोज अगर मैं रिटायर हुई हूँ 32 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, तो मैं केवल 32 ईयर्स ही यहाँ पर कंसीडर करूंगी, उसको 33 में कन्वर्ट नहीं करूंगी। और वैसे ही 32 ईयर्स एंड 4 मंथ्स है तो भी 32 करूंगी। इसका मतलब जहां पर ग्रेजुएटी पेमेंट एप्लीकेबल नहीं है वहां पर हमें टोटली मंथ्स को इग्नोर कर देना है और कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस को काउंट करना है। सपोज 32 ईयर्स तो 32 ईयर्स, 32 ईयर्स एंड 9 मंथ्स अगेन 32 ईयर्स, 32 ईयर्स एंड 4 मंथ्स तो भी 32 ईयर्स, राइट। तो दिस वे हम अब एबल हो गए हैं कि हमारा एसएससी जब रिटायर हुआ और वो नॉन गवर्नमेंट है और उसको अगर ग्रेजुएटी प्राप्त हुई है और वह ऐसी संस्था में काम करता है जहां पर ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 72 एप्लीकेबल नहीं है, तो वहां पर हम टैक्सेबल ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे वो अभी हमने सीखा, राइट। चलो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं अगेन। हम शुरू से जाते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। आज हमने देखा कि जो भी एसएससी रिटायर होता है, अभी तक जितना हमने देखा, जब एसएससी रिटायर हुआ तो उसको अपने एम्प्लॉयर से क्या क्या बेनिफिट्स प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ग्रेजुएटी है, अर्न लीव है, पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है, रिट्रेंचमेंट या छटनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि है और फिर वीआरएस है। ये सारे कंपोनेंट्स हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स के। इसके बाद हमने देखा कि हमारा एसएससी जो रिटायर हुआ उसको सर्वप्रथम अपने एम्प्लॉयर से यदि ग्रेजुएटी की राशि प्राप्त होती है तो हम ग्रेजुएटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि हमारा एसएससी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए ग्रेजुएटी क्या होगी, पूर्णतः करमुक्त होगी। रिमेंबर दैट इफ एन एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ही इज गेटिंग ग्रेजुएटी आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट, देन द होल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी विल बी एग्जेम्प्टेड। व्हाई? बिकॉज ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो सरकारी कर्मचारी के लिए ये बेनिफिट है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हो, रिटायरमेंट के पश्चात ग्रेजुएटी प्राप्त करते हो, तो ये ग्रेजुएटी की राशि पूर्णतः क्या होगी, करमुक्त होगी। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब ऐसी स्थिति में हम ग्रेजुएटी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जहां पर ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 72 एप्लीकेबल है और जहां पर ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 72 एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जहां पर ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 72 एप्लीकेबल है वो ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जहां पर यह एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है। तो हम देखेंगे जैसे कि माइंस, राइट, उसके बाद रेलवेज, ये ऐसे सेक्टर से कुछ, फैक्ट्री, ठीक है, तो जहां पर मजदूरों की संख्या एटलीस्ट 10 होनी चाहिए। 10 या 10 से अधिक अगर होंगे मजदूर तब वहां पर पेमेंट एक्ट 72 एप्लीकेबल हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि एसएससी जिसकी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और वो ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 72 को कवर कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो जहां काम करता है ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 72 इज एप्लीकेबल, तब ऐसी स्थिति में हमें देखना होगा कि हम टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड इफ ही इज अगेन नॉन गवर्नमेंट एंड जहां पे वो काम करता है वहां पे पेमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वहां पर ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन किस प्रकार होगी। चलिए, इफ एन एम्प्लॉय इज नॉन गवर्नमेंट and he is working in that organization where this payment act 72 is applicable, हमें देखना है कि हमारा एसएससी रिटायर हुआ और वह ऐसे संस्था में काम करता था जहां पे पेमेंट एक्ट 1972 एप्लीकेबल है। तब ऐसी स्थिति में हम ग्रेजुएटी की कर योग्य राशि की गणना कैसे करेंगे। तो अब सर्वप्रथम हम एक टाइटल डालेंगे कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑलवेज राइट दैट फर्स्ट। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेजुएटी किस असेसमेंट ईयर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, राइट। इसके बाद हम पर्टिकुलर्स 2 कॉलम्स अमाउंट के बनाएंगे। उसमें सर्वप्रथम हम लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव्ड, डिडक्शंस लेंगे 3 डिडक्शंस में कंपैरिजन करेंगे, जो भी कम होगी उस राशि को हम बाहर वाले कॉलम में लेके आएंगे और जो बाहर लेकर आएंगे दैट विल बी द टैक्स फ्री अमाउंट, वो करमुक्त राशि होगी। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस टैक्स फ्री करेंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी। क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि जो डिडक्शंस के 3 पॉइंट्स हैं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव्ड और नोटिफाइड लिमिट 20 लाख एंड 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इसमें नोटिफाइड लिमिट आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दी गई है, वहीं से अगर कुछ चेंजेस आएंगे नोटिफाइड लिमिट देन वी कैन चेंज इट, अदरवाइज वी कैन नॉट। सो अधिसूचित राशि 20 लाख, जहां पर पेमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है वो हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, हाउ वी विल कैलकुलेट, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक और अराइज होगा कि 15 डेज सैलरी करके टर्म वहां पर आया है, तो सैलरी फॉर ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 1972 क्या होगी। तो आप साइड पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, मैंने लिखा हुआ है बेसिक सैलरी प्लस डीए मींस प्लेन डीए और डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डीए कैसे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, अंडर द टर्म्स हो या प्लेन डीए हो, वो हमें बेसिक सैलरी के साथ लेना है। तो हम जब इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट सैलरी फॉर ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 72।
अब हम देख पा रहे होंगे कि 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, राइट? तो इसमें हमें लास्ट मंथ सैलरी लेना है, इंटू 15/26 करना है, इंटू ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है। क्वेश्चन यहाँ पर यह राइज होगा कि लास्ट मंथ सैलरी में हम क्या लेंगे। तो लास्ट मंथ सैलरी में अपन प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं, वहां पे मैंने साइड में लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, कि सैलरी फॉर ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट, बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म्स और डीए नॉट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमें देखना है कि डीए किसी भी प्रकार का क्यों ना दिया हुआ, वो डीए हम लेंगे और साथ में हम बेसिक सैलरी को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से जब हम दोनों अमाउंट्स को ऐड कर लेंगे तो हमें सैलरी फॉर ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 1972 मिल जाएगी। तो हम आखिरी माह की बेसिक सैलरी, आखिरी माह के डीए को ले लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इंटू 15/26 करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा, ये 15/26 क्या है? तो आप देख पा रहे होंगे जो फॉर्मूला था, दैट इज 15 डेज सैलरी। तो 15 डेज सैलरी में हम क्या करेंगे, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो हम 15 दिन ले लेंगे। और अपॉन 26 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि जो 4 संडेज हैं वो हमने 30 में से डिडक्ट कर दिए, तो 30 - 4 इज 26। तो 15/26 इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, इनटू ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सेवा के जो भी संपूर्ण वर्ष हैं हमारे करदाता के, एसएससी के, या जिस व्यक्ति की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई एसएससी अगर सपोज 32 साल के बाद रिटायर होता है, 32 ईयर्स की सर्विस देने के पश्चात यदि वो रिटायर होता है, तो इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीटेड ईयर इज 32, राइट? इसमें कोई मंथ्स नहीं आए, पूरे 32 साल के बाद एग्जैक्ट वो रिटायर हुआ, तो हम इंटू 32 कर देंगे ईयर्स, राइट? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में अगर वो 32 ईयर्स एंड 7 मंथ्स में रिटायर होता है या 9 मंथ्स के बाद रिटायर होता है, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो ये 7 या 9 मंथ्स है, ये 6 महीने से ज्यादा है, राइट? तो हम 32 ईयर्स 7 मंथ्स या 32 ईयर्स 9 मंथ्स है, इसको कैसे लेंगे, इसको 33 मान लेंगे। तो 6 और मोर देन 6 मंथ्स को हम क्या कंसीडर करेंगे, 1 ईयर, ओके? और 6 से कम मंथ्स है, सपोज हमारा एसएससी 32 साल 4 महीने के बाद रिटायर होता है, तो ये जो 4 महीने इसमें हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम 32 ईयर्स ही उस वाले केस में लेंगे। 6 और प्लस वाले मंथ्स आएंगे जो 6, 7, 8, 9, 10, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसको 1 ईयर कंसीडर करते हुए 32 + 1, 33 + 1 ऐसा कर लेंगे, राइट? गॉट माय पॉइंट? ओके, चलिए अब हम आते हैं, हमारा एसएससी अगेन नॉन गवर्नमेंट है और वो ऐसी संस्था में काम करता है जहां पर ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 1972 लागू नहीं है। तब ऐसी दशा में अब हम टैक्सेबल ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेजुएटी। जिस असेसमेंट ईयर के लिए हमारी कैलकुलेशन चल रही है वो असेसमेंट ईयर लिख देंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। फिर पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम्स अमाउंट के बना लेंगे। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव्ड, वो अपन सेकंड कॉलम में लिख देंगे। अब डिडक्शन के 3 पॉइंट्स आएंगे, 3 पॉइंट्स में जो भी लीस्ट अमाउंट होगा दैट विल बी द टैक्स फ्री अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी या एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी या ग्रेजुएटी की कर मुक्त राशि, उसको अपन सेकंड कॉलम में बाहर लेकर आ जाएंगे। अब ऊपर वहां पर सेकंड कॉलम में आप चेक करो, वहां पे लिखा हुआ है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव्ड, उसमें से अपन क्या डिडक्ट कर देंगे, जो लीस्ट या टैक्स फ्री अमाउंट था ग्रेजुएटी का वो माइनस कर देंगे, एंड दिस वे हमें टैक्सेबल ग्रेजुएटी मिल जाएगी। अब ये जो लीस्ट अमाउंट हमने निकाला है 3 पॉइंट्स को कंपेयर करते हुए, तो वो 3 पॉइंट्स क्या थे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। लेस पॉइंट नंबर 1 इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव्ड और नोटिफाइड लिमिट 20 लाख और हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक ऐसे एसएससी के लिए ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन, वो उस संस्था में काम करता है जहां पर ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 1972 एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखना है। ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, राइट? उस वाले केस में अभी हम कैलकुलेशन को सीख रहे हैं। तब हम यहां पर देखेंगे कि जो भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी है वो अपन ने लिखी, डिडक्शन के 3 पॉइंट्स हैं, उसमें पहला पॉइंट क्या है, अगेन एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव्ड और नोटिफाइड लिमिट 20 लाख और हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब जो भी इन तीनों में से कम राशि होगी दैट विल बी द एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी, उसको अपन बाहर लेकर आएंगे। एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी माइनस दैट टैक्स फ्री अमाउंट, तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी द टैक्स फ्री अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी। क्वेश्चन यहां पर यह अराइज होगा कि हाफ मंथ सैलरी व्हाट डज इट मींस, राइट? तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी को हमें शामिल करना है। तो हम देखेंगे इसमें बेसिक सैलरी को लेंगे, डीए यहां पर हमें अंडर द टर्म्स चाहिए, यहां पर प्लेन डीए हम नहीं कंसीडर करेंगे, और साथ में कमीशन ऑन सेल्स। आपको हमेशा डिफरेंस ध्यान में रखना है, जहां पे पेमेंट एक्ट एप्लीकेबल है वहां पर बेसिक सैलरी, डीए प्लेन और अंडर द टर्म्स दोनों प्रकार के डीए चलेंगे, राइट? बट वहां पर कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, और यहां पर ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट लागू नहीं होता, वहां पे बेसिक सैलरी लेंगे, डीए अंडर द टर्म्स लेंगे एंड कमीशन ऑन सेल्स लेंगे। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें सैलरी फॉर ग्रेजुएटी वेयर द पेमेंट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल मिल जाएगी। नाउ
अब क्वेश्चन अराइज होगा कि ये जो हाफ मंथ सैलरी है इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, राइट? तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी लेना होगी, इंटू 1/2 करना है और इंटू ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस करना है। क्वेश्चन यहां पे फिर से अराइज होगा कि लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी मींस व्हाट, राइट? तो आप उसमें क्या क्या कंपोनेंट शामिल करोगे, बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म्स, कमीशन ऑन सेल्स। सपोज मैं जनवरी 1 को रिटायर हुई तो दिसंबर से लेके मार्च तक मेरे ये 10 महीने हो जाएंगे और इन 10 महीने की बेसिक सैलरी, इन 10 महीने की डीए अंडर द टर्म्स और इन 10 महीने का कमीशन ऑन सेल्स, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 10 मंथ्स का सैलरी, राइट? अब इसका एवरेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी इंटू हाफ 1/2 इंटू ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये जो ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है तो इसमें हमें टोटली मंथ्स को इग्नोर करना है। अगर कोई एसएससी 32 साल 9 महीने के बाद रिटायर हुआ है तो हम यहां पर इसको 33 कन्वर्ट नहीं करेंगे, 32 प्लस 9 मंथ्स है तो 9 को हम 1 ईयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज जो 9 मंथ्स है इट इज मोर देन 6, तो वो 72 एक्ट जो एप्लीकेबल था वहां पर हमें कन्वर्जन करना है 6 प्लस में, राइट? और यहां पर हमें टोटली मंथ्स को इग्नोर करना है, चाहे आपने 32 ईयर्स 10 मंथ्स किया है, 32 ईयर्स 9 मंथ्स किया है, 32 ईयर्स 6 मंथ्स किया है या 5 मंथ्स किया है, इग्नोर द मंथ्स। जो कंप्लीटेड ईयर है दैट इज 32, वो आपको यहां पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में यूज करना है। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये अभी हमने ग्रेजुएटी को देखा समझा। नाउ इसके बाद जो सेकेंड कैलकुलेशन है दैट इज अर्न लीव। जब भी कोई ऐसे से रिटायर होता है तब उसको अपने नियोक्ता से अर्जित अवकाश का जो वो नकदीकरण करता है वो राशि भी उसको प्राप्त होती है। आपको ध्यान में रखना है कि एक साल में 30 माह के बराबर, 30 डेज के बराबर, राइट? 30 डेज के बराबर, नॉट 30 मंथ्स, 30 डेज के बराबर या 1 मंथ के बराबर हमारे अकाउंट में अर्न लीव क्यूमुलेट होती है, जमा होती है, राइट? अगर हम उन अर्न लीव को खर्च कर लेते हैं अपने ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड तब उसका एनकेशमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमने क्यूमुलेट करके उसको जमा करके रखा हुआ है तब ऐसी स्थिति में जब हम रिटायर होते हैं या रिजाइन होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से तब हम अपने उन अर्न लीव को, जिसका नाम ही अर्न लीव है, उन लीव के बदले में आपको जो राशि प्राप्त होगी उसको, उसका नकदीकरण आप करवा सकते हैं। तो पॉइंट यहां पर यह आता है कि अर्न लीव की कैलकुलेशन किस प्रकार होगी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए अर्न लीव की स्थिति क्या होगी और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए अर्न लीव की स्थिति क्या होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव और उसका टैक्सेबल पार्ट किस तरीके से कंप्यूट करते हैं उसको जानेंगे। इसमें हम देखेंगे अर्न लीव में हम अपने एसएससी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो सरकारी कर्मचारी है यदि उसकी अर्जित अवकाश का नकदीकरण हुआ है तो वो पूर्णतः करमुक्त है। रिमेंबर, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसने अर्न लीव को कैश करवाया हुआ है तब ऐसी स्थिति में वॉट एवर अमाउंट ही रिसीव्ड, ठीक है, अर्न लीव के बदले में वो जो प्राप्त करेगा दैट विल बी फुली एग्जेम्प्टेड या पूर्णतः करमुक्त होगा, राइट? अब आता है सेकेंड पार्ट, इफ एन एम्प्लॉय इज ए नॉन गवर्नमेंट, राइट, गैर सरकारी कर्मचारी है या अशासकीय कर्मचारी है और उसको अर्न लीव से कुछ राशि प्राप्त हुई है, राइट, या उसने उसका नकदीकरण करवाया है आफ्टर रिटायरमेंट या उसको कोई राशि ईएल से प्राप्त हुई है, तब ऐसी स्थिति में हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कितना पार्ट जो उसने रिसीव किया उसमें से एग्जेम्प्टेड है और कितना पार्ट टैक्सेबल है। तो सेकेंड स्लाइड में हम देख सकते हैं कि इनकम फ्रॉम इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफ ही रिसीव्ड अर्न लीव, राइट, और उसके बाद कितना पार्ट उसमें से टैक्सेबल है, कितना एग्जेम्प्टेड है, दैट विल बी सी हियर, राइट? तो इसमें देखिए कंप्यूटेशन कैसे होगी। नॉन गवर्नमेंट के केस में आपको देखना है, अगेन वी विल राइट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अर्न लीव फॉर द असेसमेंट ईयर, आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद पर्टिकुलर्स 2 कॉलम्स ऑफ अमाउंट को हमें लिखना है। सबसे पहले ऑलवेज हम जैसे कि अभी देखते आ रहे हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ अर्न लीव रिसीव्ड वो हम सेकंड कॉलम में शो कर देंगे। वॉट एवर अमाउंट यू रिसीव्ड, या आपने जितनी भी अपनी लीव को एनकेश करवाया है और जो राशि प्राप्त की है ऑलवेज आप अपने फाइनल कॉलम में उसको दर्शाएंगे। अब इसमें डिडक्शन के आप देखोगे 4 पॉइंट्स आर देयर, हम इन 4 पॉइंट्स में कंपैरिजन करेंगे, विच एवर इज लेस आपका वो सेकंड कॉलम में उस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे और वो जो सेकंड कॉलम में हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं दैट विल बी द एग्जेम्प्टेड पार्ट ऑफ अर्न लीव, और जो भी अर्न लीव हमने रिसीव किया उसमें से एग्जेम्प्टेड पार्ट को हम क्या कर देंगे, डिडक्ट।
एंड इन दिस वे हमें अर्न लीव का टैक्सेबल अमाउंट मिल जाएगा। तो चलिए एक बार फॉर्मेट को रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम टैक्सेबल अर्न लीव की कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसमें हमने लिखा एक्चुअल अमाउंट ऑफ अर्न लीव रिसीव्ड, राइट। डिडक्शन में हमने 4 पॉइंट्स लिए। पहला पॉइंट एक्चुअल अमाउंट ऑफ अर्न लीव रिसीव्ड, फर्स्ट कॉलम में अमाउंट डाल दिया, और नोटिफाइड लिमिट 25 lakhs। रिमेंबर गर्ल्स, ग्रेजुएटी के केस में चाहे पेमेंट एक्ट हो या पेमेंट एक्ट ना हो, दोनों ही केसेस में जो नोटिफाइड लिमिट थी दैट इज 20 lakhs। लेकिन अर्न लीव के केस में हम देखेंगे 25 लाख रुपए की अधिसूचित राशि है, वी कैन नॉट चेंज इट, राइट। तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगी, उसको रिमेंबर करके रखना होगा। तो वो हमने लिख दिया। इसके पश्चात सैलरी फॉर 10 months हम ले लेंगे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी। इसकी कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आप सैलरी फॉर 10 months ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे, वो अपन ने लिख दिया। और फिर से हमने ले लिया लीव नॉट अवेल्ड इनटू लास्ट मंथ्स, आपकी जो भी लास्ट 10 months एवरेज सैलरी है उसको ले लेंगे, राइट। कंपैरिजन करेंगे, लीस्ट अमाउंट जो होगा दैट विल बी द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, उसको सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे, एंड इन दिस वे हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्न लीव का टैक्सेबल अमाउंट। अब इसमें देखिए 2 पॉइंट्स है। सैलरी फॉर 10 months ये अपन कैसे निकालेंगे, एंड लीव नॉट अवेल्ड इनटू लास्ट 10 months एवरेज सैलरी। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि सैलरी फॉर अर्न लीव होती क्या है, उनमें किन कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी को शामिल किया जाता है, राइट। तो अपन देखेंगे यहाँ पर बेसिक सैलरी, DA अंडर द टर्म्स एंड कमीशन ऑन सेल्स, ये 3 कंपोनेंट्स है सैलरी के जो सैलरी फॉर अर्न लीव में हमें शामिल करने हैं। अब आता है कि अगर हमारा एसएससी, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर आपको शो किया है कि लास्ट 10 months आप कैसे कंप्यूट करोगे। तो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल शो किया, स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि इफ एसएससी रिटायर्स ऑन January 1st 2024, सो इन दिस केस लास्ट मंथ कहां से शुरू होंगे, दिसंबर से। हमें जनवरी को इग्नोर करना है, क्यों, क्योंकि अब जनवरी 1st को रिटायर हो रहे हैं। तो जनवरी 1st के पहले वाले हम 10 months ले लेंगे, दिसंबर से लेके मार्च तक। इन 10 माह में जो भी हमारी बेसिक सैलरी है, जो भी DA हमें प्राप्त हुआ है, जो भी कमीशन ऑन सेल्स हमें प्राप्त हुआ है इन 10 months में, उसको हम लेंगे, राइट। और अगर कोई एसएससी 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुआ है तो लास्ट मंथ्स में हमें जनवरी से शुरुआत करना पड़ेगी, बिकॉज आप 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं, ओके। तो जनवरी से हमें काउंटिंग करना पड़ेगी टिल अप्रैल, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं पेंशन। पेंशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है गर्ल्स। जब भी स्टूडेंट्स, जब भी कोई एसएससी रिटायर होता है तब उसको ग्रेजुटी मिलती है, अर्न लीव प्राप्त होती है, इसके बाद पेंशन से भी कुछ राशि वो प्राप्त करता है। पेंशन हम देखेंगे ये रिटायरमेंट के पश्चात ही प्राप्त होती है। जब तक हम ड्यूरिंग द हमारी सर्विस चलती रहती है, सेवा के दौरान हमें पेंशन कभी भी प्राप्त नहीं होगी, या हमने रेजिग्नेशन दे दिया है या रिटायरमेंट, एंड आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस पेंशन आपके लिए आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल, ओके। सो पेंशन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, मंथली पेंशन एंड कम्यूटेड पेंशन। मंथली पेंशन जो है, जिसको अपन मासिक पेंशन कहते हैं, हर माह रिटायरमेंट के पश्चात जैसे हमें सैलरी प्राप्त होती है जब हम रिटायर नहीं हुए रहते, वैसे ही पेंशन भी रिटायरमेंट के पश्चात हमें शुरू होती है और वो हर महीने के महीने हमें प्राप्त होती है। तो जो मंथली पेंशन है इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, वेदर एन एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जो भी मासिक पेंशन है, राइट, मंथली पेंशन है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, गैर सरकारी कर्मचारी हो, किसी भी प्रकार का कर्मचारी क्यों ना हो, यदि वो मासिक पेंशन प्राप्त करता है तो इट विल बी टैक्सेबल फॉर हिम, फुली टैक्सेबल, राइट। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ पेंशन, दैट इज कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन को आगे, कम्यूटेड पेंशन मीन्स एक मुश्त राशि पेंशन की, राइट, हर महीने के महीने प्राप्त न करते हुए 6-7 महीने की मैंने इकट्ठी राशि प्राप्त कर ली, दैट इज द एक मुश्त राशि या कम्यूटेड पेंशन। अब हम कम्यूटेड पेंशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्यूटेड पेंशन इज फुली एग्जेम्प्टेड। रिमेंबर, कम्यूटेड पेंशन जो सरकारी कर्मचारी है उसके लिए पूर्णतः कर मुक्त है, लेकिन यदि कर्मचारी नॉन गवर्नमेंट है, गैर सरकारी है, अशासकीय है, तब ऐसी स्थिति में हमें कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ पेंशन इज टैक्सेबल फॉर हिम एंड हाउ मच इज एग्जेम्प्टेड, राइट। चलिए फिर अगला चार्ट देखते हैं। कम्यूटेड पेंशन नॉन गवर्नमेंट के लिए तो ये टैक्सेबल है पार्टली, राइट। तो अब इसमें अगेन 2 पार्ट्स है। इफ एन एम्प्लॉय इज नॉन गवर्नमेंट, उसने अगर अपनी पेंशन को कम्यूटेड करवाया है एंड ही रिसीव्स ग्रेजुटी ऑल्सो। देखिए एक और पॉइंट इसमें ऐड हुआ कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसने अपनी पेंशन को कम्यूटेड करवाया है
और उसको ग्रेजुटी भी प्राप्त होती है, तब ऐसी स्थिति में 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्टेड, राइट। अब फिर से देखिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसने पेंशन को कम्यूटेड करवाया है, बट उसको ग्रेजुटी प्राप्त नहीं होती, ही डज नॉट रिसीव ग्रेजुटी। तब ऐसी स्थिति में वॉट एवर अमाउंट उसने जो कम्यूटेड करवाया है उसका हाफ पार्ट विल बी एग्जेम्प्टेड, रिमेंबर दैट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं प्रीवियस एग्जाम्पल भी आपको देना चाहूंगी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कम्यूटेशन करवाया है एंड ही रिसीव्स ग्रेजुटी, राइट। तब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे समझेंगे? आपके सामने स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल है कि हमारे एसएससी ने 2/3 पार्ट पेंशन का कम्यूटेड करवाया और बदले में जो राशि उसने प्राप्त करी दैट इज 7,38,000, राइट। तो इन दिस केस हमें कम्यूटेशन का एग्जेम्प्टेड पार्ट कैसे फाइंड आउट करना है या टैक्सेबल पार्ट कैसे फाइंड आउट करना है? तो हम क्या बोलेंगे इन दिस केस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फुल पेंशन, ओके। तो फुल पेंशन कैसे निकालेंगे? 2/3 पार्ट के लिए 738,000 है, 7,38,000, तो 1 के लिए कितना? 1 यहाँ पर क्या बताता है, डिनोट करता है फुल पेंशन के लिए। तो 738,000 इंटू 3/2 कर देंगे अपन, तो 11,07,000 रुपीज आ जाएगा। अब ये 11,07,000 रुपीज इट इज अ फुल अमाउंट ऑफ पेंशन, राइट। तो 11,07,000 का 1/3 पार्ट हम निकाल लेंगे, दैट विल बी द एग्जेम्प्टेड अमाउंट। और वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट की छूट हम किस पे से लेंगे? जितना पार्ट हमने कम्यूटेड करवाया है। तो आप नीचे देख पा रहे हैं टैक्स जो ग्रेजुटी सॉरी पेंशन आपने रिसीव की है दैट इज 7,38,000 माइनस हम उसमें से क्या कर देंगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट, और इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन। ये वाली जो कैलकुलेशन थी ये उस समय आपको अप्लाई करना है जब हमारा एसएससी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, उसने अपनी पेंशन को कम्यूटेड करवाया होगा और उसके बाद उसने ग्रेजुटी भी प्राप्त की होगी, तब हम इस तरीके से कैलकुलेशन को करेंगे। अभी हमने पेंशन का कौन सा पार्ट देखा? जब हमारा एसएससी रिटायर हुआ, उसने अपनी पेंशन को कम्यूटेड करवाया और उसको ग्रेजुटी भी प्राप्त होती है, ऐसी दशा में अभी हमने पेंशन की कैलकुलेशन को समझा। अब हम आते हैं कि हमारा एसएससी नॉन गवर्नमेंट तो है, उसने अपनी पेंशन को कम्यूटेड भी करवाया है, लेकिन वह ग्रेजुटी प्राप्त नहीं करता। तब ऐसी स्थिति में हाफ ऑफ द अमाउंट आपको ध्यान रखना है, जो भी कम्यूटेशन में 1/2 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन विल बी एग्जेम्प्टेड। तो कैलकुलेशन कैसे होगी? जो भी एसएससी है उसने 2/3 पार्ट अपना कम्यूटेड करवाया है। अगेन यू कैन सी, आप स्लाइड में देख सकते हैं कि एग्जाम्पल कि हमारे एसएससी ने 2/3 पार्ट को कम्यूटेड करवाया है पेंशन को, तो उसने उसके बदले में राशि कितनी प्राप्त की? 7,38,000। अब हम क्या करेंगे, इसको फुल पेंशन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप देखोगे कि 7,38,000 इंटू 3/2 11,07,000 आया। अब इसका हाफ पार्ट हमें क्या करना है? एग्जेम्पशन अमाउंट के लिए कैलकुलेट करके निकाल लेना है, राइट। तो 11,07,000 इंटू 1/2 कर देंगे तो हमें एग्जेम्प्टेड अमाउंट मिल जाएगा। अब हम जो एक्चुअली हमने कम्यूटेशन करवाया उसमें से एग्जेम्पशन पार्ट को डिडक्ट कर देंगे, तो इन दिस वे हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी पेंशन। अब हम आगे चलते हैं। रीट्रेंचमेंट। रीट्रेंचमेंट मतलब होता है छटनी। छटनी कब होती है? जब हम देखते हैं कि एक्सेस स्टाफ हो चुका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यदि एक्सेसिव नंबर में स्टाफ है, एम्प्लॉयज है और एम्प्लॉयर को अब नीड नहीं है, तब ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर उनको निकाल भी सकता है, राइट। या फिर आप देख सकते हैं कि हमारी स्थिति अभी काम करने लायक नहीं है, एक्सेसिव स्टाफ तो नहीं है, लेकिन है ना, कोई भी एम्प्लॉय अगर एबल नहीं है अपने वर्क को करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए वो पूरा 100% एबल नहीं है, तब ऐसी स्थिति में भी अगर एम्प्लॉयर सोचता है कि इसकी छटनी कर देनी चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए या रिट्रेंचमेंट होना चाहिए, तब वो उसको निकाल सकता है। या आप अपने काम को टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें, अपडेशंस आपके पास नहीं है, आप थोड़े कमतर हैं, तब ऐसी स्थिति में भी एम्प्लॉयर के पास राइट है कि वो आपको क्या कर सकता है? निकाल सकता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि जब भी कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की छटनी करता है या रिट्रेंचमेंट होता है किसी का, तब ऐसी स्थिति में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एप्लीकेबल हो जाता है। तो जो कर्मचारी जिसकी छटनी हुई है, तो वो 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत अपना केस फाइल कर सकता है और पता कर सकता है कि वेदर जो रिट्रेंचमेंट उसके साथ हुआ है दैट इज करेक्ट और नॉट। चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, क्योंकि एम्प्लॉयर ने तो आपको अचानक से निकाल दिया है ना, प्रायर एक नोटिस दिया होगा कि आपकी छटनी की जा रही है और एम्प्लॉयर ने आपको निकाल दिया। तो अब जब एम्प्लॉयर आपको निकालेगा
तब आपको वो एक कॉम्पनसेशन के रूप में एक राशि देगा, क्षतिपूर्ति की राशि देगा, राइट। तो इसके हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये हमें देखना है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर टैक्स फ्री अमाउंट ऑफ रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, उसके लिए हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं। 3 पॉइंट्स में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा दैट विल बी द टैक्स फ्री अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, राइट। तो ये जो 3 पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं? एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, जो भी क्षतिपूर्ति की राशि कर्मचारी ने छटनी के बाद जो नियोक्ता से उसको प्राप्त हुई है, ठीक है, वो हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, नोटिफाइड लिमिट लेंगे यहाँ पे 5 लाख। अगेन आपको ध्यान में रखना है कि रिट्रेंचमेंट में नोटिफाइड लिमिट इज 5 लाख, वी कैन नॉट चेंज इट। तो हमें 5 लाख रुपए ध्यान रखने होंगे और उसको वहां पे लिखना होगा। और थर्ड पॉइंट हम ले लेंगे 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तीनों में कंपैरिजन करेंगे और जो राशि सबसे कम होगी वह आपकी करमुक्त राशि हो जाएगी, और जो भी कॉम्पनसेशन आपने रिसीव किया है उसमें से हम इस करमुक्त राशि को माइनस करके टैक्सेबल राशि को निकाल देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होगा कि सैलरी के जो कंपोनेंट्स हैं वो रिट्रेंचमेंट के लिए क्या है, राइट। तो हम अगले स्लाइड में देख पाएंगे कि जो सैलरी फॉर रिट्रेंचमेंट है उसमें हमें किन किन कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी को शामिल करना है। उसमें बेसिक सैलरी आएगी या वेजेस, टैक्सेबल अलाउंसेस आएंगे, रेंट फ्री हाउस आएगा, परक्यूजाइट्स आएगा और ट्रैवल कंसेशन आएगा, राइट। हम इन सबको जोड़ देंगे तो आपको सैलरी फॉर रिट्रेंचमेंट मिल जाएगा। अब वो जो 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस था उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? तो जो ये सैलरी फॉर रिट्रेंचमेंट है वो ले लेंगे, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कर देंगे और उसके बाद इनटू 1/2 कर देंगे, क्योंकि हमें 15 डेज सैलरी कैलकुलेट करना है। इन दिस वे हमें जो हमारा सब थर्ड पॉइंट था लीस्ट ऑफ रिट्रेंचमेंट में, उसकी कैलकुलेशन का पॉइंट हमें प्राप्त हो जाएगा। नाउ अब हम देख पा रहे हैं कि अब हमारे एसएससी ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट मतलब स्वेच्छा से अवकाश को ग्रहण करना, यानी अभी आपका समय नहीं आया है और आपने पूर्व में ही आवेदन दे दिया है कि मुझे स्वेच्छा से रिटायरमेंट होने की अनुमति प्रदान की जाए और आपके एम्प्लॉयर ने इसको स्वीकार कर लिया है। तो जो भी कॉम्पनसेशन आपको वॉलेंट्री रिटायरमेंट पर प्राप्त होगा आपके एम्प्लॉयर से, उसमें हमें देखना होगा कि जो कॉम्पनसेशन की राशि है उसमें से कितनी राशि करमुक्त है और कितनी टैक्सेबल। यहाँ पर अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई एसएससी है और वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वहाँ पे 60 वर्ष तक वो काम कर सकता है। उसकी आयु अगर 60 वर्ष की हो जाती है तो वो रिटायर हो जाएगा, लेकिन उसने 50 वर्ष में ही आवेदन दे दिया। जब वो 50 वर्ष की उसकी उम्र थी तब उसने आवेदन किया कि वो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति चाहता है। तब ऐसी स्थिति में जो उसका बचा हुआ पीरियड है दैट इज 10 ईयर्स, राइट। 60 ईयर्स है उस ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट की एज, और आप 50 ईयर्स में अगर आवेदन कर रहे हो कि मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट प्राप्त हो जाए और आपको प्राप्त भी हो जाता है, तो 10 ईयर्स अभी भी आपके सर्विस के बाकी थे। तो ये जो 10 ईयर्स आपके सर्विस के बाकी थे इसका कैलकुलेशन होगा पूरा, और कितने कॉम्पनसेशन के रूप में राशि आपको प्राप्त होनी चाहिए, राइट। तो वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो भी कॉम्पनसेशन हमारा एसएससी रिसीव करेगा वॉलेंट्री रिटायरमेंट के समय, तब जो 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनमें से जो लीस्ट अमाउंट होगा, जो सबसे कम राशि होगी, दैट विल बी द एग्जेम्प्टेड अमाउंट और करमुक्त राशि होगी कॉम्पनसेशन की। तो जो कॉम्पनसेशन आप प्राप्त करोगे उसमें से इन चारों में से जो सबसे लीस्ट अमाउंट होगा, करमुक्त राशि होगी, एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा, वो अपन माइनस कर देंगे और हमें टैक्सेबल अमाउंट पता चल जाएगा कि कितना टैक्सेबल अमाउंट है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं कंपैरिजन में लीस्ट अमाउंट के, वो क्या क्या हैं। पॉइंट नंबर 1 इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड। जो भी आपको कॉम्पनसेशन रिसीव्ड हुआ है वॉलंटरी रिटायरमेंट के पश्चात वो अपन लिख देंगे। और फिर हम सेकंड पॉइंट लेंगे नोटिफाइड लिमिट। यहाँ पर नोटिफाइड लिमिट 5 लाख है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा रिट्रेंचमेंट हुआ था तो उसमें भी जो नोटिफाइड लिमिट थी दैट इज 5 लाख, और जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट में हम कैलकुलेशन को देखने जा रहे हैं वहां पर भी नोटिफाइड लिमिट क्या है, 5 लाख। ओके, तो ये 5 लाख आप चेंज नहीं कर सकते, इसे हमें ध्यान रखना है। तो वो हमने ले लिया, और उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट लिया है 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, 3 माह का हमें वेतन लेना होगा आपके सेवा के संपूर्ण वर्षों के लिए। और चौथा पॉइंट जो है हमारा दैट इज सैलरी ऑफ रिमेनिंग पीरियड एट द टाइम ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट। हम इन तीनों में, चारों में कंपैरिजन करेंगे एंड विच एवर विल बी द लीस्ट अमाउंट और एग्जेम्प्टेड अमाउंट, राइट, विच एवर विल बी द लीस्ट अमाउंट, जो सबसे कम होगा दैट विल बी द एग्जेम्प्टेड अमाउंट। अब अपन देखेंगे थर्ड और जो फोर्थ पॉइंट है इनकी कैलकुलेशंस किस प्रकार होगी।
इसमें आप देख पा रहे हैं सैलरी फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। कौन कौन से कंपोनेंट सैलरी फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट में हमने शामिल किए हैं? तो बेसिक सैलरी आएगी, डियरनेस अलाउंस आएगा जो कि सेवा शर्तों के अधीन हो या अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो, यूटी ही हो, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, या फिर कमीशन ऑन सेल्स। हम तीनों को जोड़ेंगे, बेसिक सैलरी, डी अंडर द टर्म्स एंड कमीशन ऑन सेल्स। जब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास सैलरी फॉर कॉम्पनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो 3 मंथ सैलरी है इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो सैलरी फॉर जो भी आपका वीआरएस है वो वाला अमाउंट ले लेंगे इनटू 3 मंथ्स इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इस तरीके से हमें जो थर्ड पॉइंट की कैलकुलेशन थी हमारे प्रीवियस ईयर में 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ऑफ सर्विस वो प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आपको देखना है कि जो फोर्थ पॉइंट था आपका दैट इज सैलरी फॉर रिमेनिंग पीरियड, ठीक है, एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो आपको देखना है कि सैलरी फॉर रिमेनिंग पीरियड हम कैसे निकालेंगे। जो भी आपकी एज होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं वहां पे 60 वर्ष तक आप काम कर सकते हैं, राइट? तो आपने क्या करा, 50 ईयर्स की आपकी एज थी तब आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए आवेदन किया 10 साल पहले, राइट? तो एट द एज टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपकी एज क्या थी? 50। और आपकी कितनी सर्विस पूरी हो चुकी है, हम दोनों का डिडक्शन करके आपका रिमेनिंग पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। या दूसरा मेथड क्या है कि 60 ईयर्स आपका मैक्सिमम है, वहां पे 50 ईयर्स आपके हो चुके हैं, आपने सेवा दे दी है, तो 60 माइनस 50 10 ईयर्स आएंगे। तो वो 10 ईयर्स यहाँ पर हम शो ले लेंगे, 10 ईयर्स की कैलकुलेशन करेंगे। जो रिमेनिंग पीरियड है आपकी सेवा का, जो भी काल बाकी है, पीरियड बाकी है, वो वाले पार्ट का अमाउंट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सैलरी फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट इनटू रिमेनिंग पीरियड करके हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, वो वाली राशि, फोर्थ पॉइंट की भी राशि याद कर लेंगे। इसके बाद ये लिंक्स फॉर फर्दर रीडिंग है आपके पास। आप इन YouTube की जो लिंक्स हैं उससे जाकर भी जो सैलरी पार्ट 2 है रिटायरमेंट, तो उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कुछ मैंने बुक्स के रेफरेंसेस भी आपको दिए हुए हैं, आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं या नेट पर भी ये बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप इनको देखकर स्टडी कर सकते हैं कि सैलरी पार्ट 2 रिटायरमेंट में किस तरीके से हम इन चीज़ों को समझें और अच्छी तरीके से। और भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आपको बुक्स में मिल जाएंगे, जिसके बेस पर आप प्रैक्टिस करके इसके मास्टर बन सकते हैं। अब हम असेसमेंट देखेंगे। जो कुछ भी हमने पढ़ा तो इसके बारे में अब कुछ आपके पास एमसीक्यूज आपके सामने हैं। हम देखेंगे कि हमने जो लर्न किया है उसके बेसिस पर क्या हम इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने में सक्षम हैं। पहला जो एमसीक्यू आ रहा है दैट इज ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेजुटी की रकम होती है। पहला पॉइंट इज, फर्स्ट ऑप्शन इज फुली एग्जेम्प्टेड, सेकेंड इज फुली टैक्सेबल, थर्ड वन इज एग्जेम्प्टेड अप टू 5 लाख एंड फोर्थ वन इज पार्टली टैक्सेबल। तो आपको देखना है कि जब अपन ग्रेजुटी पढ़ रहे थे और मैंने इसको बताया था कि ग्रेजुटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट एंड इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तब मैंने आपको बताया था कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड इफ ही रिसीव्स ग्रेजुटी आफ्टर रिटायरमेंट, होल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी विल बी एग्जेम्प्टेड। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज योर आंसर, फुली एग्जेम्प्टेड। नो, सेकंड इज मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ एनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की राशि की अधिकतम छूट क्या है? तो आप 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख एंड 25 लाख। तो इसमें हम देखेंगे कि जब हम अर्न लीव की कैलकुलेशन देख रहे थे तब मैंने आपको उसकी नोटिफाइड लिमिट बताई थी कि इसकी नोटिफाइड लिमिट क्या है, दैट इज 25 लाख, राइट? तो ये 25 लाख इसमें क्या होगा, आपका आंसर होगा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा कि 25 लाख इज द राइट आंसर। ओके, नाउ थर्ड, ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के लिए वेतन का क्या आशय है? जब मैं आपको सैलरी ग्रेजुटी बता रही थी तब मैंने क्या बताया कि ग्रेजुटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एंड इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो ये फुली एग्जेम्प्टेड है, बट जो नॉन गवर्नमेंट है इसको अगेन हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वेयर द ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 72 इज एप्लीकेबल एंड वेयर द ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट डज नॉट एप्लीकेबल। तो जहां पर ग्रेजुटी पेमेंट एप्लीकेबल है
तो वहां पर वेतन का क्या आशय है, किन कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी को आपने शामिल किया था अपनी कैलकुलेशन में। तो बेसिक सैलरी आएगी, उसमें डीए आएगा, चाहे वो प्लेन डीए हो या अंडर दी टर्म्स हो, डीए कैसा भी आपको दिया हुआ हो तो बेसिक सैलरी के साथ आपको वो डीए लेना है। तो ये जो 4 ऑप्शंस आपके सामने है, इसमें पहला है ओनली बेसिक सैलरी, second is only dearness allowance, third is commission on sales, and fourth is basic salary, DA under the terms and DA not under the terms. तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है that will be the correct answer और right option. अब हम फोर्थ MCQ पे पहुंचे। इसमें आप देख पा रहे हो सैलरी फॉर वॉलेंट्री रिटायरमेंट, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर वेतन का क्या आशय है। तो आपने देखा होगा इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और थोड़ा सा रिमेंबर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म्स एंड कमीशन ऑन सेल्स, ये मैंने आपको बताया था। तो हम ढूंढते हैं कि इन चारों में वो वाला ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। यस, दैट ऑप्शन इज देयर और वो 4th नंबर पे है। First one is only basic salary, second is only dearness allowance, third is only commission on sales, and fourth one is basic salary, DA under the terms and commission on sales. So right answer is fourth one, basic salary, DA under the terms and commission on sales. Now fifth one is on retirement of government employee, exemption is available on. सरकारी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर कर मुक्त होती है ग्रेजुटी की अमाउंट। तो अपन यहाँ पर देखेंगे अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, एनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन इज कि जो भी व्यक्ति अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर वो रिटायर होता है तो जो आपको ये 4 ऑप्शन है उसमें से कौन कौन से उसके लिए एग्जेम्प्टेड होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, इट इज एग्जेम्प्टेड। इफ एन एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी इज फुली एग्जेम्प्टेड फॉर हिम, राइट। सेकेंड पॉइंट इज एनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव, if an employee is government, again जो भी उसने एनकेशमेंट करवाया है अर्न लीव का, that is exempted for him. Third is commuted value of pension, if an SSC is government employee and if he commuted his pension, तो again whole amount of commuted pension will be exempted for him. And last one is all of this, तो इसका आंसर होना चाहिए all of this, right। चलिए अब थैंक यू, बिफोर थैंक यू मैं आपको फिर से रिवाइज करना चाहती हूँ कि जो जो हमने आज इनकम फ्रॉम सैलरी पार्ट 2 रिटायरमेंट पे पढ़ा, हम उसको एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रिटायरमेंट में हमारा एसएससी जब रिटायर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपनी सेवाएं देने के पश्चात रिटायर होता है, तो जो बेनिफिट्स उसको प्राप्त होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट अपने एम्प्लॉयर से, वो बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं। ग्रेजुटी होती है, अर्न लीव होती है, पेंशन होती है, प्रोविडेंट फंड होता है, इसके बाद आपका रिट्रेंचमेंट होता है और फिर वीआरएस होता है, राइट। तो हमने ग्रेजुटी के बारे में क्या देखा था कि अगर ग्रेजुटी हमारे एसएससी को प्राप्त होती है और वह शासकीय कर्मचारी है तो उसके लिए वो कर मुक्त होगी, लेकिन वह अशासकीय कर्मचारी है तो हमें ग्रेजुटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट नॉन वेयर द ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 72 एप्लीकेबल एंड वेयर इट डज नॉट एप्लीकेबल, जहां पे पेमेंट एक्ट एप्लीकेबल एंड एम्प्लॉय इज नॉन गवर्नमेंट तो उसका वैल्यूएशन किस प्रकार हमें करना है, और जहां पर पेमेंट एक्ट लागू नहीं होता एंड ही इज नॉन गवर्नमेंट तो वहां पर कैलकुलेशन हमें किस प्रकार से करना होगा। वैसे ही अर्न लीव के केस में हम आते हैं, अगर हमारा एसएससी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, होल अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड फॉर हिम एंड इफ ही इज नॉन गवर्नमेंट तो हमें कैलकुलेशन करके देखना होगा कि हाउ मच पार्ट ऑफ ग्रेजुटी इज हाउ मच पार्ट ऑफ अर्न लीव इज टैक्सेबल फॉर हिम। फिर हम पेंशन के केस में गए, हमने पेंशन को 2 पार्ट्स में एलोकेट किया था, मंथली पेंशन, कम्यूटेड पेंशन। मंथली पेंशन इज टैक्सेबल फॉर ऑल वेदर एन एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, बट जो कम्यूटेड पेंशन है इसको हम 2 पार्ट्स में एलोकेट करेंगे। इफ एन एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट और उसने अगर कम्यूटेड करवाई है अपनी पेंशन, तब ऐसे स्थिति में होल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन विल बी एग्जेम्प्टेड फॉर हिम। और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसने कम्यूटेशन करवाया है, तो अगेन हमें इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। इफ ही रिसीव्स ग्रेजुटी, इफ ही डज नॉट। If he receives gratuity, then 1/3 of pension will be exempted, and if he does not receive gratuity, then half of the pension will be exempted. इसके बाद हम आए थे रिट्रेंचमेंट में। छटनी में हमने देखा था कि जो 3 पॉइंट्स थे हमारे, हम उसमें कंपैरिजन करेंगे। विचएवर इज लेस जो होगा दैट विल बी द टैक्स फ्री अमाउंट, जो भी कॉम्पनसेशन वो छटनी के टाइम पे रिसीव करेगा उसमें से। तो उसमें पहला पॉइंट क्या था आपका कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ आपका कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, उसमें नोटिफाइड लिमिट आपकी 5 लाख रुपीस की थी, वो ले लेंगे। और थर्ड हमें लेना है आपका जो 3 मंथ्स आपकी सैलरी थी, वो वाला पॉइंट हम ले लेंगे। इसके बाद 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस।
इसके बाद हम आते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट में। वॉलंटरी रिटायरमेंट में हम देखेंगे कि हमारा एसएससी अगर स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति प्राप्त करता है, राइट, तब ऐसी स्थिति में पहला पॉइंट जो भी वो कॉम्पनसेशन रिसीव करेगा वो वाला अमाउंट लिख देंगे। नोटिफाइड लिमिट अगेन यहाँ पर 5 लाख की होगी। थर्ड पॉइंट हम 3 मंथ सैलरी ले लेंगे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एंड जो फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा कि रिमेनिंग जो पार्ट है उसका, जिसने क्योंकि सेवानिवृत्ति पहले ले ली है स्वेच्छा से, तो बचा हुआ पार्ट जो है उसके नौकरी का, उसके बेस पर हम उसके कॉम्पनसेशन की कैलकुलेशन करेंगे और जो लीस्ट अमाउंट होगा इन 4 में उसका कंपैरिजन करके हम टैक्स फ्री अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद एक और मैंने आपको याद होगा, मैं आपको पहले सेकेंड स्लाइड पे ले चलती हूँ। उस सेकेंड स्लाइड में आपने देखा होगा कि प्रोविडेंट फंड के बारे में भी बताया गया है, राइट। दिस इज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोविडेंट फंड है वो मैंने सैलरी पार्ट 1 में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जो ये प्रोविडेंट फंड है, भविष्य निधि, ये मैंने आपको सैलरी पार्ट 1 में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड्स आर देयर, व्हाट डज इट मीन, इनके मतलब क्या है, इनका आशय क्या है। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम में मुझे खासकर 2 प्रोविडेंट फंड के बारे में थोड़ा आपको बताना है, एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रमाणित भविष्य निधि एंड अप्रमाणित भविष्य निधि। प्रमाणित भविष्य निधि में क्या होता है कि जब तक एसएससी अपनी सेवाएं देता रहता है, अभी वो रिटायर नहीं हुआ है, राइट, तो जब तक वो अपनी सेवाएं दे रहा है तब तक वो अपने सर्विस पीरियड में ही रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो राशि जमा होती है उसके ऊपर वह एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स दे चुका रहता है। और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 12% तक एग्जेम्प्टेड रहता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। ये मैंने आपका पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है। और मोर देन 12% होता है तब फिर वो टैक्सेबल होता है। तो अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 12% है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तब एसएससी हर साल उस अमाउंट के ऊपर टैक्स देता जाता है, राइट। तो जब वो रिटायर होता है और उसको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से राशि प्राप्त होती है तो उसके ऊपर उसको कोई भी कर नहीं देना होता, राइट। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब तक एसएससी अपने सर्विस पीरियड में रहता है तो उसको अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के ऊपर वह कर नहीं चुकाता है। उसका खुद का जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज एग्जेम्प्टेड, पर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसके ऊपर भी वो उसके उस समय सर्विस पीरियड में एक बार भी टैक्स नहीं चुकाता है। लेकिन जब वो रिटायर होता है, सेवानिवृत्ति के पश्चात जब उसको अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से राशि प्राप्त होती है, तब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो भी होता है उसका 50% पार्ट क्या हो जाता है, टैक्सेबल, राइट। तो इन दिस वे हमने इनकम फ्रॉम सैलरी पार्ट 2 रिटायरमेंट को समझा। मुझे पूरी आशा है कि आपको पार्ट 1 जिसमें हमारा एसएससी रिटायर नहीं हुआ था एंड पार्ट 2 जब हमारा एसएससी रिटायर हुआ और जो भी उसको अवकाश ग्रहण करने के पश्चात जो लाभ प्राप्त हुए हैं एम्प्लॉयर से, उनकी कैलकुलेशंस समझ में आ गई होगी। बस आपको थोड़े से प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना होगी, जिसके बेस पर आप उन फॉर्मूलेस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।